मित्रों नमस्कार। एक नया वीडियो लेकर आपके सम्मुख हाजिर हूँ। आज के वीडियो का टाइटल है पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं। बात बिल्कुल सही है। शायद ये किसी फिल्म का डायलॉग ही था जो मेरी स्मृति में है। जो व्यक्ति इस धरती पर आता है, बड़ा होता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, कमाता है, चाहे वो सर्विस करके कमाए या व्यवसाय करके कमाए, कमाना है उसे, घर की आजीविका को चलाना है। ये हर व्यक्ति का एक जिंदगी का अभिन्न अंग है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। या तो व्यक्ति बिल्कुल साधु बन जाए, सन्यासी बन जाए, संसार से विमुख हो जाए, जो कुछ है उसी में अपना पालन पोषण करे, लेकिन हर कोई सन्यासी नहीं बन सकता। दुनिया में, दुनियादारी में यदि हम जिएंगे, परिवार के साथ जिएंगे, हमारी आवश्यकताएं होंगी, और यदि हमारी आवश्यकताएं होंगी, हमें पैसे की आवश्यकता होगी। अब पैसे की आवश्यकता परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि मैं एक सामान्य शिक्षक हूं, छोटा सा, मेरी सीमित तनख्वाह होगी। यदि मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी हूं, किसी प्राइवेट जॉब में, मल्टीनेशनल में हूं, मेरी तनख्वाह अपार हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है। उस पर व्यक्ति की जरूरतें निर्भर करती हैं, करनी भी चाहिए। व्यवसाय में भी यदि कोई छोटा, मेरा चाय का टी स्टॉल है, मेरी आवश्यकताएं उसी हिसाब से होंगी। या यदि मैं बड़े बड़े डी मार्ट, वॉलमार्ट जैसे मॉल चला रहा हूं, मेरी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। पैसा जिंदगी में आवश्यक है, लेकिन जिंदगी में जो सबसे बड़ी दूसरी आवश्यकता है वो है सर्टेन, कुछ मापदंडों तक नैतिक मूल्यों की पालना करना। क्या पैसा कमाने के लिए नैतिक मूल्यों को हम बिल्कुल भूल जाए? मैंने कहा, शुरू में कहा है, स्वीकार किया है, पैसे की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को है। घर के लिए है, अपने घर के लिए है, अपने स्कूटर के लिए हो सकती है, अपने कार के लिए हो सकती है, बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने के लिए हो सकती है, विदेश भ्रमण के लिए हो सकती है। ये सबकी इच्छा होती है, मानव है, कोई देवता नहीं है। लेकिन क्या किसी निश्चित मापदंड तक नैतिकता का पालन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो मैंने शुरू में वाक्य कहा था, आज के समय में मैं समझता हूं ये वाक्य पूरी तरह सार्थक है। पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं है। यदि पैसा परमात्मा नहीं है तो परमात्मा से कम भी नहीं है। क्योंकि पिक्चर में डायलॉग ये था, मैंने बोल दिया, पैसा खुदा नहीं, खुदा से कम भी नहीं। जो कुछ आज मैं भारतवर्ष में देख रहा हूं, पिछले कुछ समय में देखा था दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में क्या हुआ था। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में बच्चे पुस्तकालय में बैठकर आईएएस की जो तैयारी कर रहे थे, पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। अचानक बहुत तेज बरसात आई, पानी में बेसमेंट में गया, और 3 जो भविष्य आईएएस का सपना संजोकर दिल्ली आए थे, माता पिता ने भेजा था, वो मौत के कगार में चले गए। मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग मत कीजिए, कोचिंग की भी अपनी सीमाएं होनी चाहिए। यदि मैं आज से 40 वर्ष पूर्व, 45 वर्ष पूर्व जब मैंने एमएससी किया था, मुझे याद नहीं कि कोचिंग का इतना कोई प्रचलन था कोचिंग का, मेडिकल के लिए भी था। उस समय इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि मुझे याद है 1983 में सबसे पहले राजस्थान में पीईटी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट आया था, प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी काफी समय से था। आईएएस के लिए लोग राजस्थान विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहकर जो पुस्तकालय का उपयोग करके अध्ययन करते थे, अभूतपूर्व था। कोई कोचिंग नहीं थी। समय के साथ सिलेबस बढ़ा है, कोचिंग की आवश्यकता बढ़ा है। हम कोचिंग सेंटर बनाएं, चलाएं, लेकिन कुछ नीति नियमों का पालन करें। क्या ये हमारी नीति होनी चाहिए? विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं पुस्तकालय की ऐसी जगह उपलब्ध करवाएं जहां किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा में किसी की जान हानि तो ना हो। बेसमेंट में, ऐसा बेसमेंट जो पानी को नहीं रोक सका। मैं मानता हूं उस दिन दिल्ली में 8 इंच बरसात थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई प्रलय काल हो गया था। लेकिन पैसे का एक लालच, चाहे वो कोचिंग सेंटर का मालिक हो, उसको ये चाहिए मैं कितना अमीर बन सकता हूं। कोटा का उदाहरण किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं समझता हूं 1997 तक कोटा का नाम किसी ने सुना नहीं था। आज कोटा का हर कोचिंग संस्थान अपनी चरम सीमा पर है, पैसा कमा रहा है। मैं समझता हूं वो सुविधाएं भी देते होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोचिंग सेंटर्स को निशाना बना रहा हूं, लेकिन दिल्ली में जो घटना घटी
वो पूर्णतः ये एहसास करवाती है कि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम कोचिंग किस तरह की दे रहे हैं, किस प्रकार की सुविधाएं कोचिंग सेंटर को दे रहे हैं। विडंबना ये भी है, हमारे देश में जब कभी इस प्रकार की आपदा, इस प्रकार की विपत्ति आती है, तब हमारा मीडिया और हमारी सरकार सक्रिय हो जाती है। मीडिया उस समय पहुंच गया था, उसने एक एक जो डिस्ट्रक्शन किया था वहां पे रहने के स्थान का, जो घर में बेसमेंट में रहने के स्थान बने हुए हैं, जो वहां पुस्तकालय बने हुए हैं, अंडरग्राउंड में जो कोचिंग सेंटर चलते हैं, मीडिया का कभी पहले ध्यान नहीं गया था। यदि उस राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में मीडिया एक पहले ही दृष्टिपात कर लेता, हमारी सरकारी व्यवस्था एक दृष्टिपात कर लेती, तो इस प्रकार की अनहोनी से बचा जा सकता था। सरकार, मीडिया दोनों को एक अहम भूमिका निभानी होगी ताकि लोगों को पैसा कमाने पर एक अंकुश लगाया जा सके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोचिंग संस्थान हैं, आप फीस मत लीजिए, आप एक रीजनेबल फीस लीजिए। रीजनेबल फीस लेकर वो सुविधाएं प्रदान कीजिए जो एक बच्चे को, जो किसी भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी को आवश्यकता होती है, चाहे वो प्री मेडिकल की कोचिंग हो, प्री इंजीनियरिंग की कोचिंग हो, आईआईटी की हो या आईएएस की हो। किस प्रकार ये पैसे का लालच हमारे सामने बढ़ा है। दूसरे पहलू पर आता हूं, पता नहीं एक दिल में एक आघात लगता है जब टीवी पर अचानक समाचार मिलता है नकली औषधियों का जत्था पकड़ा गया। लगभग मैं समझता हूं हर महीने एक न्यूज भारत के किसी न किसी शहर से आ जाती है, नकली दवाइयों का जत्था पकड़ा गया, चाहे वो जयपुर हो, दिल्ली हो या और कोई नगर हो। क्या मानवता का अंश इतना भी नहीं बचा कि हम नकली दवाइयां बेचकर लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? पैसा आवश्यक है, खुदा है, परमात्मा है, लेकिन पैसा इतना भी आवश्यक नहीं है कि आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करें। बहुत दुख का विषय है कि नकली दवाएं, मानव दवाई लेता है ताकि वो अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सके, वो नकली दवाएं आ रही हैं। तीसरे पहलू पर आ जाऊं, जब भी दिवाली का अवसर आएगा समाचार टीवी में दिखाई देने लगते हैं, नकली मावा खोआ पकड़ा गया। सिंथेटिक मिल्क का प्रचलन चला था, जो डिटर्जेंट और रीठा आप जानते हैं क्या होता है, उससे बनता है। किस प्रकार का ये पैसे का लोभ है। व्यक्ति तो नहीं मानेगा, अंकुश लगाना पड़ेगा। यदि व्यक्ति, एक बच्चा है, उसको हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में समझाने का प्रयास करते हैं, बेटा ये गलत काम है, मत कीजिए आप। बच्चा मान जाता है, अधिकांश बच्चे मान जाते हैं, नहीं मानते, फिर उनको दोबारा 3 बार, 4 बार, 5 बार। यदि बच्चा अपनी गलती से नहीं मानेगा तो शिक्षक को एक कठोर कदम उठाना ही होगा। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे देश में ये पैसे के लालच में नकली कारोबार या ऐसे संस्थान जो विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं प्रदान कर सकते और कोचिंग सेंटर बना के चल रहे हैं, उन पर हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के अफसरों को, हमारे देश की जनता को, हमारे देश की मीडिया को दुख मुझे उससे इस बात का हुआ था। एक चैनल देख रहा था, रात को 9 बजे आता है, ब्लैक एंड व्हाइट उसका नाम है, और उसमें, अब मैं स्पष्ट कह दूं आपको, सुधीर चौधरी जी कह रहे थे जनता की गलती है, जनता देखती है कुछ करती नहीं है। जनता अपने अपने व्यवसाय में व्यस्त है, धंधे में व्यस्त है, नौकरी में व्यस्त है। ये जो इतने चैनल हैं, किसी जमाने में केवल एक दूरदर्शन हुआ करता था, क्या इतने चैनल के जो पत्रकार हैं, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता? क्या पत्रकारों ने जाकर स्कूलों में यह निरीक्षण किया है कि वहां सेफ्टी के मेजरमेंट है या नहीं है? जो अग्निशमक, फायर एक्सटिंग्विशर लगते हैं आजकल, आप सबको मालूम है, वो टाइम गया जब सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता। आजकल सोडियम बाइकार्बोनेट भरा जाता है, हर साल उसकी रीफिलिंग होनी चाहिए। कई जगह आपको इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का रीफिलिंग नहीं मिलेगा। क्या हमने ये जानने का प्रयास किया है? क्या मेरे देश के मीडिया ने गांव में जाकर किसी स्कूल को ढूंढने का प्रयास किया? ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप निकलेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसकी छत किसी भी समय बरसात में नीचे आकर विद्यार्थियों के जीवन को ले सकती है। जब इस प्रकार की आपदा होती है तब हमारे देश का मीडिया जागता है। किस तरह ही हमारे देश में, इसको मैं पैसे की लालच तो नहीं कह सकता, क्योंकि यदि गवर्नमेंट स्कूल है तो मैं इसको पैसे का लालच नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि यह भी एक पैसे का लालच है
जो एक जिला शिक्षा अधिकारी को अपने कर्तव्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा। यदि आप पूरी तनख्वाह ले रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी, उनका कर्तव्य बनता है वो जिले के स्कूलों का समय समय पर निरीक्षण करें। यह भी एक पैसे का लालच ही है यदि वो इस प्रकार के स्कूलों पर नियंत्रित नहीं करते हैं। रसायन शास्त्र एक ऐसा विषय है, बहुत ही संवेदनशील है, जिसमें हर प्रयोग में एसिड और बेस का उपयोग किया जाता है। हर प्रयोग में लगभग फिजिकल केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट छोड़ दें, बुनसन बर्नर का उपयोग किया जाता है। आजकल ज्यादातर जो गैस यूज हो रही है वो एलपीजी गैस यूज कर रही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज की जा रही है। कहीं लीक तो नहीं हो रहा। अब मैं एक बड़ी मर्मस्पर्शी बात कर दूं, क्या मेरे देश के मीडिया ने, क्या मेरे देश की सरकार ने किसी महाविद्यालय में जाके देखा है कि रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में कितने विद्यार्थी काम कर रहे हैं? मैं समझता हूं यदि विज्ञान की किसी श्रेणी में सबसे सेंसिटिव, सबसे जानलेवा विषय है तो वो रसायन शास्त्र ही है। ठीक है, फ्यूम्स का सामना करना पड़ता है, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन एक विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए। एक प्रयोगशाला में दोनों तरफ गेट होने चाहिए, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, ताकि इमरजेंसी में कभी आग लगे तो विद्यार्थी पीछे से निकल सके। कितनी प्रयोगशालाओं में आगे और पीछे दोनों तरफ गेट लगे हुए? क्या विश्वविद्यालय को, महाविद्यालय को, सरकार को यह निर्धारित नहीं करना चाहिए? यूजीसी कहती है कि एमएससी लेवल पर 12 विद्यार्थी ही एक टाइम में प्रैक्टिकल करें। बिल्कुल सही है, 12 विद्यार्थियों को एक शिक्षक बहुत तन्मयता से सही प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दे सकता है और वो सुगमता से बिना किसी रिस्क के प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन यदि एमएससी की कक्षा में 60 या 70 विद्यार्थी एक साथ प्रैक्टिकल करेंगे, क्या भविष्य में, जिस दिन भविष्य में आग लगेगी, परमात्मा ना करे जिस दिन विद्यार्थियों की जान के साथ खिलवाड़ होगा, तब हमारा मीडिया सक्रिय हो जाएगा, हमारी गवर्नमेंट सक्रिय हो जाएगी। ऐसे कई दुर्बल पॉइंट हैं जो इस देश में पैसा कमाने के लिए, अपने पद को बनाए रखने के लिए, अब मैं कहना अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसे विषय हैं जहां एडमिशन का बहुत प्रेशर आता है। इतना प्रेशर आता है कि जहां 40 की संख्या है वहां 80 और 100 भर दिए जाते हैं। चलिए आप थ्योरी में उनके साथ जो भी कीजिए, प्रायोगिक परीक्षा में, प्रायोगिक परीक्षा तो केवल 3 दिन की है, 2 दिन की है, प्रयोगशाला में उतने विद्यार्थियों को अनुमति दें जितना प्रयोग कर सके। यह समय है जब देश की जनता को पैसे के लालचियों से और इस देश के उन अधिकारियों से जो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, मीडिया को, उन सब के प्रति एक जागरूकता लानी पड़ेगी। और जागरूकता तभी आएगी जब मीडिया, ये जनता इस देश का भ्रमण करेगी, गांव का भ्रमण करेगी, इस देश के स्कूल कॉलेजों में जाकर वहां के प्रयोगशालाओं की स्थिति देखेगी। मैं समझता हूं ये मेरी कोई सलाह नहीं थी, ये मेरा एक अंत्यकरण की पीड़ा थी जब से मैंने ये कोचिंग सेंटर का काम दे रहा है। मैं फिर कहूंगा, मैं किसी कोचिंग सेंटर को दोषी नहीं ठहराऊंगा। व्यवस्थाएं हमारी ऐसी हैं कि जब कुछ अनहोनी होती है तभी हमें जागृति आती है। मैं समझता हूं मेरे इस वक्तव्य को सभी ध्यान से सुनेंगे। नमस्कार।